गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, कल इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया गया। आप सब लोग जानते होंगे कि जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की, ये हमारी सरकार का वन ऑफ द मोस्ट फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेगा, जो इकोनॉमी के बारे में हमें बताता है क्या क्या मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं, कैसे अलग अलग सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, पिछले सालों के अंदर हमने क्या क्या रिफॉर्म्स लिए, उनका क्या फ़ायदा हुआ। ये सारी बातें हमें यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलती हैं। अब अगर हम बात करें थोड़ा हिस्ट्री की ना, तो दरअसल में ये पहली बार 1950-51 में प्रेजेंट किया गया एज अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट। तो स्टार्टिंग में ना बजट के साथ ही इसको प्रेजेंट किया जाता था, बट आगे जाकर 1964 में क्या हुआ, इसको बजट से हमने अलग यहाँ पे प्रेजेंट करना यहाँ पे स्टार्ट किया। एंड इस तरह से हर साल ये उससे अलग ही प्रेजेंट किया जाता है। नॉर्मली एक दिन या 2 दिन 3 दिन पहले इसको यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया जाता है। ये सर्वे बनाने की जिम्मेदारी होती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स देखने को मिलता है उसकी। और ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो कि आज के समय वी अनंत नगवेश्वरन जी हैं, उनकी गाइडेंस के अंतर्गत ये बनता है। एंड हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो यहाँ पर दोनों सदनों के अंदर इसको यहाँ पे टेबल करती हैं बजट सेशन के समय के ऊपर। तो इसमें इकोनॉमी की क्या हालत है, कैसे सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, पॉलिसी आउटलुक क्या है ना, ये सारी बातें बताती हैं। एंड कहीं ना कहीं एक आइडिया लगता है डेटा के बारे में, एंड वो बजट को बनाने के अंदर फिर हमारी हेल्प भी करता है। अब दोस्तों, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में ना 3 सिनेरियोज की बात हुई है। 2026 कैसा साल रहने जा रहा है, इसमें इन्होंने 3 अलग-अलग सिनेरियोज बताए हैं। पहला सिनेरियो है बेस्ट केस सिनेरियो। बेस्ट केस सिनेरियो मतलब कि सबसे अच्छी बात क्या होगी। सबसे अच्छी बात ये होगी कि भाई जैसा 2025 में चलता रहा था ना, वैसा ही चलता रहे। और ऐसा होने की संभावना इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 40 से 45% के आसपास है। कि देखो, ऑलरेडी कुछ दिक्कतें दुनिया में चल रही हैं, पर ऐसा नहीं है कि उन दिक्कतों से पूरी दुनिया कोलैप्स हो जाएगी। छोटे मोटे शॉक्स रहेंगे, तो ऐसा होने की संभावना है। और ये दुनिया के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है अगर ऐसा ही चलता रहे। सेकेंड सिनेरियो यहाँ पे बात की जा रही है मल्टीपोलर ब्रेकडाउन की। यहाँ पर ना एक्चुअली क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, अगर ये नहीं सुलझा, ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें ट्रेड की, डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से टैरिफ लगाते गए, एक देश ने दूसरे पे लगाया, दूसरे ने पहले पे लगाया, पहले ने तीसरे पे लगाया। अगर ऐसे ही चलता रहा, कहीं ना कहीं देश और ज़्यादा नेशनलिस्टिक होते रहे, ये आपका मल्टीपोलर ब्रेकडाउन को यहाँ पे दिखाएगा। एंड इससे सप्लाई चेन रीअलाइन करनी होगी, क्योंकि दुनिया के देशों को एक दूसरे पे फिर ट्रस्ट नहीं रहेगा। ऐसा होने की संभावना 40 से 45% है। पर यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे एक तीसरे सिनेरियो की बात करता है, दैट इज अ वर्स्ट केस सिनेरियो। एंड इसमें ना देखो, यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है, वो है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। दोस्तों, हम बात करते रहते हैं कि एआई आ रहा है, एआई आ रहा है, या आ चुका है, जो भी आप कहना चाहो, और फ्यूचर बिलोंग्स टू एआई। हम बार बार इस बात को बोलते रहते हैं। पर आप एक बात अंडरस्टैंड करो, एआई में होता क्या है। बहुत सारा पैसा एडवांस टेक्नोलॉजी में आज आपको लगाना पड़ रहा है। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में आप पैसा यहाँ पे आज के समय इन्वेस्ट कर रहे हो। बहुत सारी कंपनियां बड़ा बड़ा उधार भी ले रही हैं, बोरोइंग ले रही हैं, सो दैट वो एआई में इन्वेस्ट कर पाए। पर एक चीज अगर बताओ, अगर हमने पैसा बहुत ज्यादा लगा दिया और आगे जाके रियलाइज हुआ कि नहीं 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 यार, उतना कुछ था ही नहीं इसके अंदर, हमारा डेट ही इतना ज्यादा हो चुका है, हम उसको रीपे ही नहीं कर पा रहे, राइट, तो हो सकता है कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम यहाँ पे कोलैप्स कर जाए। अगर प्रॉफिट या कैश फ्लो उस रफ्तार से नहीं जनरेट हुए जैसा कि हम इसमें पैसा इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। आज के समय डेटा सेंटर्स बहुत महंगे हैं, हाई एंड जीपीयू यूनिट्स बहुत महंगी हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, कूलिंग, फाइबर नेटवर्क्स, इनमें बहुत सारा खर्चा होता है। अगर ये उस हिसाब से हमारा कैश फ्लो नहीं जनरेट हुआ ना, तो दिक्कत आने वाली है। और सिर्फ एआई के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं, अगर मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, फाइनेंशियल सिस्टम भी, जियोपॉलिटिकल एक्सक्लेशन, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो दुनिया भर में लिक्विडिटी, ग्लोबल लिक्विडिटी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। हर एक खतरा अगर इकट्ठा हो जाएगा, वही है हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो। एंड अगर ऐसा हुआ, तो ये 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ये 3 सिनेरियो यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहा है आपका इकोनॉमिक सर्वे। तो हमें देखना होगा आने वाले समय के अंदर कि कौन सा सिनेरियो इनमें से निकल कर आता है। पर एक चीज मैं आपको बताऊं, ये इकोनॉमिक सर्वे हमने कल, चाहे वो तीनों सिनेरियोस हों या बाकी और जो बातें थी, ये हमने कल डिटेल में डिस्कस किया है इसी पर्टिकुलर चैनल ओनली आईएएस एक्सटेंडेड के ऊपर।
तो वहाँ पर जाकर आप इसकी कंप्लीट डिटेल्स को देख सकते हो, जहाँ मैंने हर चैप्टर को आपके साथ डिस्कस किया है। बाकी रही बात ग्रोथ की, तो अगले साल 2027 में, यहाँ पे FY 2027 में इसकी जो ग्रोथ भारत की रहने वाली है वो 6.8 से 7.2% रहने वाली है। एक खास बात आपको इकोनॉमिक सर्वे की जो देखने को मिलेगी वो ये है कि दुनिया के लिए काफ़ी मुश्किल समय चल रहा है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है। पर भारत की अगर हम बात करें, भारत एक एक्सेप्शन है। भारत आज भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। भारत ने आज भी चीज़ें अच्छे से मेंटेन करके रखी हुई हैं, भले ही दुनिया में बहुत ज़्यादा ट्रबल यहाँ पे चल रहा है। तो दोस्तों, डेट है आज की 30 जनवरी 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है 4B मूवमेंट के रिगार्डिंग। दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में 4B मूवमेंट की बात हो रही है, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। दरअसल में साउथ कोरिया के अंदर ये जो मूवमेंट है ये ओरिजिनेट हुई है और ये बात कर रही है एक फेमिनिस्ट रिस्पॉन्स की। पॉइंट पता क्या है, बहुत सारी महिलाएं वो इस 4B मूवमेंट से जुड़ी हैं साउथ कोरिया के अंदर, एंड वो पैट्रियार्की को जो दुनिया में देश में देखने को मिलती है, जेंडर बेस्ड वायलेंस देखने को मिलती है, उसके रिस्पॉन्स के तौर के ऊपर ये मूवमेंट आपकी सामने आई है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये 4B का मतलब क्या है। देखो, 4B का मतलब है बाइहॉन, बाइकुलसन, ठीक है। ये 4 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको ये 4 वर्ड याद नहीं रखने, मैं इनका मीनिंग समझाता हूँ। पहले बी का मतलब है नो शादी, दूसरे बी का मतलब है नो चाइल्ड बर्थ, तीसरे बी का मतलब है नो डेटिंग और चौथे बी का मतलब है नो सेक्स। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, महिलाओं जो यहाँ पे आई है ना इस मूवमेंट के अंतर्गत, उनको ऐसा लगता है कि शादी की बात करो, बच्चा पैदा करने की बात करो, डेटिंग, सेक्स, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक पुरुष का महिला के ऊपर कंट्रोल करने का एक तरीका ही है। तो उन्होंने कहा कि हम ये सब चीजें नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, क्योंकि शादी में पता क्या होता है, महिलाओं को क्या होता है, महिलाओं को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, घर का काम देखना पड़ता है, अनपेड केयर वर्क, यहाँ पे बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। चाइल्ड बर्थ भी कहीं ना कहीं वही है कि महिला को आपने बस बच्चे पैदा करने की मशीन समझ के आपने कर लिया है, एंड दैट इज हाउ इट इज ट्रीटेड। उसी तरह से अगर हम बात करें डेटिंग कल्चर में भी क्या होता है, कहीं ना कहीं महिलाओं को बहुत ही इमोशनल लेबर से गो थ्रू होना पड़ता है। एंड जो सेक्स की बात करें तो वहां पर भी सेक्सुअल रिलेशनशिप जो होते हैं वो भी एक तरह का, एक पुरुष का एक महिला के ऊपर एक तरह से कंट्रोल दिखाने का ही एक तरीका है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा यहाँ पर ये 4B मूवमेंट यहाँ पे जो इसके साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो यहाँ पर कह रही हैं, और इसीलिए यहाँ पर साउथ कोरिया के अंदर ये आज के समय बहुत मूवमेंट पॉपुलर हो रही है एंड काफी सारे लोग इसके साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो इसके पीछे रैशनल क्या है, इसके पीछे रैशनल है आपका पैट्रियार्की जो वहां पे देखने को मिलती है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें जेंडर वायलेंस, महिलाओं के अगेंस्ट जो वायलेंस हो गया, मिसोजिनी हो गया, ऑनलाइन अब्यूज हो गया, इनके केसेस बढ़ते जा रहे थे एंड इस वजह से ये आपको देखने को मिली। और ये कोई पर्सनल रेजिस्टेंस नहीं है, ये पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी आई हैं, इट इज अ कलेक्टिव रिफ्यूजल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कैसे आज के समय जेंडर नॉर्म्स आपके सोसाइटीज के अंदर हैं एंड अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स इसको यहाँ पे किया जाता है। तो ये है 4B मूवमेंट। सिर्फ साउथ कोरिया ही नहीं, और भी देशों के लोग यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट आएंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज तुलु लैंग्वेज के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों, कर्नाटका जो है ना वो सोच रहा है कि तुलु को अपने स्टेट की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे बना दे अंडर आर्टिकल 345। तो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है स्टेट की और तुलु लैंग्वेज है क्या। सबसे पहली बात, तुलु लैंग्वेज दरअसल में एक द्रविडियन लैंग्वेज है जो आपका कर्नाटका के कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे खासकर दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी डिस्ट्रिक्ट एंड आपका केरला के भी कुछ पार्ट्स में यहाँ पे बोली जाती है। अब ये 3000 साल पुरानी अपने आप में लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी और इसकी अलग से अपनी एक स्क्रिप्ट है, दैट इज तिगालरी स्क्रिप्ट, ठीक है। काफी सारे लोग यहाँ पे अपने लिटरेचर में काफी इसका रिच आपको देखने को मिलेगा। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें तो तुलु काफी सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाई भी जाती है, ठीक है। तुलु अकेडमी इसको सपोर्ट भी करती हैं। इवन गूगल ट्रांसलेट के अंदर भी यहाँ पे तुलु लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। अब बात रही ऑफिशियल लैंग्वेज की, कि जिस तरह से कर्नाटका सोच रहा है कि हम इसको सेकंड अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लें आफ्टर कन्नड़ा, राइट। तो होता क्या है ना कि स्टेट्स को इजाजत है कि वो अपने स्टेट के अंदर एक या एक से ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे बना सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे देखो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और अच्छी हो सकती है। अलग अलग पर्पसेस, जैसे अलग अलग आपके सरकारी डॉक्यूमेंट्स हो गया, उनको यहाँ पे हम इन लैंग्वेजेस के अंदर भी हम यहाँ पे रखते हैं। सो इससे हमारी डाइवर्सिटी जो लिंग्विस्टिक है वो एक तरह से सामने आपको निकल के आएगी। तो जो भी स्टेट लेजिस्लेचर को आपका मन करे वो अकॉर्डिंगली उस लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकते हैं एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसा आर्टिकल 345 यहाँ पर कहता है। ध्यान रखना,
ज़रूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर लैंग्वेज 8 शेड्यूल के अंदर हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुलु की बात करें, अब तुलु वो शेड्यूल लैंग्वेजेज़ में नहीं आती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुलु को स्टेट कोई ऑफ़िशियल लैंग्वेज नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकते हैं, इसीलिए कर्नाटका सोच भी रहा है, ठीक है? बहुत सारी स्टेट्स ने अडॉप्ट भी किया है इस तरह से सेकंड ऑफ़िशियल लैंग्वेज वाला चीज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आंध्र प्रदेश, इन्होंने उर्दू को अपनी सेकंड ऑफ़िशियल लैंग्वेज बनाया गया है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें, इन्होंने अलग-अलग एरियाज़ में अलग-अलग ऑफ़िशियल लैंग्वेज बना रखी हैं। तो इससे कहीं न कहीं हमारी जो डाइवर्सिटी वाली बात है ना, हम उसको यहाँ पे इंश्योर करते हैं। और भारत का तो देखो है ही है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है ना? हमारा विविधता ही हमारी यहाँ पे यूनिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो कहीं न कहीं ये उसी इथियोस के साथ यहाँ पे अलाइन करता है एंड लोगों का पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे इंक्रीज़ होता है क्योंकि अलग-अलग लैंग्वेजेज़ के अंदर उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस जो होते हैं, वो इंश्योर कर लिए जाते हैं। आगे आएँगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है संपूर्णता अभियान 2.0। 2.0 पे आएँगे, पहले आप 1.0 समझ लो। देखो एक्चुअली पता क्या है, नीति आयोग ने पिछले साल 2024 में संपूर्णता अभियान यहाँ पे स्टार्ट किया था। उसमें फ़ोकस ये हुआ कि अगर हम कुछ पिछड़े हुए एरियाज़ के अंदर, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ पे काम करते हैं ना, तो हमारे पास अच्छे रिज़ल्ट निकल के आ सकते हैं। तो सेम यहाँ पर 2.0 भी हम यहाँ पे लेकर आए हैं नीति आयोग, जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक इंडिकेटर्स पे काम करेगा। कौन से इंडिकेटर्स हैं? देखो, अगर मैं बात करूँ ना एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की, यहाँ पर 6 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे हम ध्यान देंगे। कौन से 6 हैं ये? पहला है चाइल्ड न्यूट्रिशन, दूसरा है ग्रोथ मॉनिटरिंग, तीसरा सैनिटेशन, चौथा ड्रिंकिंग वाटर, पाँचवाँ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, छठा है लाइवस्टॉक हेल्थ। ये 6 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर हम यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं इन द एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। अब इनमें आप डिटेल भी पढ़ सकते हो पर उतना हालाँकि इम्पोर्टेंट नहीं है। पर चाइल्ड न्यूट्रिशन में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी बच्चे उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ग्रोथ बच्चों की कैसी है, आंगनवाड़ी सेंटर्स में एनरोल होने वालों की, सैनिटेशन पे ध्यान दिया जाएगा। तो इस तरह से 6 केपीआईज़ आपको एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में आपको देखने को मिल जाएँगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की, यहाँ पर 5 केपीआईज़ यहाँ पे रखे गए हैं। आपका मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और एनिमल हेल्थ। तो 6 आपके जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के इंडिकेटर्स थे, 5 आपके एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के इंडिकेटर थे, इनके ऊपर हम काम करेंगे अगले लगभग 3 महीने। 28 जनवरी से ये स्टार्ट हो गया है और अब ये 14 अप्रैल 2026 तक चलेगा। तो 3 महीने का नेशन वाइड आपको कैंपेन देखने को मिलेगा नीति आयोग के द्वारा, जहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इन 5 केपीआईज़ और 6 केपीआईज़ के अंदर हम यहाँ पे बेहतर परफ़ॉर्म करें। तो इस तरह से देश भर के अंदर 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और 513 एस्पिरेशन ब्लॉक्स को यहाँ पे चुना गया है और कोशिश की जाएगी कि हम यहाँ पे फुल सैचुरेशन यहाँ पे अचीव करें इनके अंदर एंड इस तरह से इसको नीति आयोग, हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट्स मिलकर यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। तो 3 महीने का यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर एक ब्लॉक के लिए अलग-अलग प्लान रहेगा। हर महीने हम मॉनिटर करेंगे कितना हमने काम किया एंड लोगों के अंदर यहाँ पे अवेयरनेस जनरेट करेंगे और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं, वो भी यहाँ पे फील्ड को मॉनिटर करते रहेंगे ताकि पता लगता रहे कि क्या सिचुएशन आज के समय चल रही है। अगला टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है इंडिया एनर्जी वीक 2026 के रिगार्डिंग। अब इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों ये जो इंडिया एनर्जी वीक है ना 2026 का, ये गोवा में ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है? और इस तरह से हम हर साल अपना ग्लोबल एनर्जी कॉन्फ्रेंस हम यहाँ पे रखते हैं, उसी का चौथा एडिशन आपको गोवा में देखने को मिला। एंड इसको ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है? और इसमें अलग-अलग सेक्टर कवर होते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स, लिक्विड नेचुरल गैस, रिन्यूएबल, एआई, डिजिटल एनर्जी, बहुत सारे अलग-अलग सेक्टर्स हम यहाँ पे कवर करते हैं एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है? अब ये जो एनर्जी वीक था, इसमें अलग-अलग सेक्टर्स के बारे में बात हुई। उसके साथ ही यहाँ पर एक रिपोर्ट भी यहाँ पे आई। कौन सी रिपोर्ट? वर्ल्ड ऑयल आउटलुक। ये जो रिपोर्ट है ना, ये दरअसल में आपका ओपेक निकालता है, ओपेक। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये ओपेक। ये वो देश हैं आपको पता होगा जो कहीं न कहीं मेजर ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं दुनिया भर के अंदर, राइट? तो उनका एक ग्रुप है जो कहीं न कहीं ऑयल की सप्लाई को एक तरह से कंट्रोल करता है। उनके द्वारा ही एक रिपोर्ट निकाली जाती है वर्ल्ड ऑयल आउटलुक। ये बताता ये है कि दुनिया में किस तरह से एनर्जी की डिमांड बढ़ने वाली है, कैसे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ऑयल में, गैस सेक्टर में, वो सारा असेसमेंट यहाँ पे बताता है। एंड ये लॉन्ग टर्म असेसमेंट होता है कि 2050 में सिचुएशन कैसी रहने वाली है। अगले 20 साल, 25 साल बाद क्या सिचुएशन होने वाली है। तो ये सारे बातें बताता है, उसमें ट्रेंड्स बताते हैं। ओईसीडी कंट्रीज़, ओईसीडी मतलब ऐसी कंट्रीज़ जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी अच्छा होता है, एक ग्रुपिंग है इसकी भी।
नॉन ओईसीडी कंट्रीज जो थोड़ा पिछड़ी हुई हैं डेवलपमेंट के अंदर। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया भी आज के समय नॉन ओईसीडी कंट्री ही है। तो ये जो रिपोर्ट आई ना, इस रिपोर्ट ने पता क्या बताया? इस रिपोर्ट ने एक बात करी कि भारत जो होगा वो सबसे बड़ा ड्राइवर होगा ऑयल डिमांड ग्रोथ का। मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था तो उसमें मेंशन था कि भारत का जो डिमांड है ना, वो 8.2 मिलियन बैरल पर डे ऑयल डिमांड होगी बाय 2050। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि भारत की एनर्जी की डिमांड है बहुत बड़ी है, और इनफैक्ट भारत की एनर्जी डिमांड डबल हो जाएगी बाय 2050, और ऑयल डिमांड तो हाईएस्ट ग्लोबली आपको देखने को मिल जाएगी। इसका रीजन यही है कि भारत में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पेट्रोकेमिकल्स के लिए इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, वहां ऑयल की डिमांड यहाँ पे डेफिनेटली बढ़नी ही बढ़नी है। और एक बात यहाँ पे इस रिपोर्ट में और बोली गई है कि जो डिमांड की ग्रोथ है ना, वो ज्यादातर ऑयल के केस में नॉन ओईसीडी कंट्रीज में है। कहने का मतलब ऐसे देश जो थोड़े अभी डेवलप्ड नहीं है। तो पॉइंट पता क्या है? जो डेवलप्ड देश है वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड है वहां पर आपको ऑयल की डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरह से अभी अनइवन एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है देशों के अंदर। सिमिलरली इस पर्टिकुलर वर्ल्ड ऑयल आउटलुक ने ऑयल और गैस की इंपॉर्टेंस के ऊपर भी यहाँ पे दिखाया कि किस तरह से एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन करने के लिए, उनको मीट करने के लिए हमारे लिए ऑयल कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे इंडिया एनर्जी वीक और आपको वर्ल्ड ऑयल आउटलुक के रिगार्डिंग आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है रिगार्डिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया देता हूँ यूनेस्को के बारे में और उसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। आप लोगों को पता होगा, जब हम बात करते हैं ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, तो या तो ऐसी साइट्स जो कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है, या नेचुरल, या कल्चर नेचुरल दोनों, जिसको हम मिक्स साइट्स के नाम से बोलते हैं, उनको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे सकते हैं। ये जो साइट्स हैं ये सेफ गार्ड होती हैं अंडर द 1972 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के अंतर्गत, जिसको कि यूनेस्को मेंबर स्टेट्स ने अडॉप्ट किया था। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है वो मिलती है, वो डिस्कस करती है, एंड उनको फिर अपडेट किया जाता है इस पर्टिकुलर लिस्ट को। तो भारत ने भी इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को 1977 में रेटिफाई कर दिया था, एंड हम भी यहाँ पे काम करते हैं। भारत में आज के समय टोटल 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसपे आपका मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को अभी रिसेंट एडिशन यहाँ पे किया गया था। ठीक है, ये तो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पर बिफोर एक साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने, उससे पहले उसको टेंटेटिव लिस्ट में रखा जाता है। टेंटेटिव लिस्ट वाली वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी नहीं है, पर बन सकती है आगे जाके, उनको कंसिडर यहां पे किया जा रहा है फ्यूचर नॉमिनेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो इस लिस्ट में पहले पहले टेंटेटिव लिस्ट में आएंगी, फिर आगे उनको यहाँ पे हम, हो सकता है कि उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट उनको यहाँ पे हम घोषित कर दें। तो भारत की तरफ से आज के समय टोटल 70 साइट्स हैं यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट के अंतर्गत, एंड इसमें कल्चरल भी है, नेचुरल भी है, मिक्स साइट्स भी हैं। अब पता क्या हुआ है, भारत की तरफ से एक नई साइट को टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है। आई रिपीट, टेंटेटिव लिस्ट में, अभी बनी नहीं है ये, अभी सिर्फ टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है। कौन सी साइट है ये? ओडिशा का डायमंड ट्रायंगल। दोस्तों, पता क्या है, ये जो ओडिशा का डायमंड ट्रायंगल है ये बुद्धिज्म के लिए बहुत फेमस है। जैसे बात करें रत्नागिरी की, ये आप पिक्चर देख पा रहे हो, ये रत्नागिरी की है। उस तरह से अगर हम बात करें ये उदयगिरी की पिक्चर, उस तरह से यहाँ पे ये ललितगिरी, ये तीनों बुद्धिस्ट साइट्स हैं ओडिशा के अंदर। इनको यहाँ पर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अब आपके सवाल दिमाग में आएगा कि सर इन जगहों में ऐसा क्या खास है कि यहाँ पर इनको ऐड किया गया है। थोड़ा डिस्कस करते हैं उनके बारे में। देखो, ये जो आपको साइट्स है ना, ये आपको जाजपुर और कटक डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में आपको साइट्स देखने को मिल जाएंगी। और ये जो नाम है ना डायमंड ट्राइंगल, ये डायमंड ट्राइंगल क्यों बोलते हैं? ये डायमंड ट्राइंगल दरअसल में वज्रयान बुद्धिज्म के साथ मुझे लिंक्ड है। हालांकि लिंक तीनों के साथ है, हीनयान के साथ भी, महायान के साथ भी, वज्रयान के साथ भी। पर आपको पता होगा वज्रयान को ही हम यहाँ पे इंग्लिश में थंडरबोल्ट या डायमंड के नाम से भी जानते हैं। तो मेजर इसका लिंकेज वज्रयान बुद्धिज्म के साथ है। अब अगर आप रत्नागिरी की बात करो, यहाँ पर ये जो आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये रत्नागिरी साइट है बुद्धिज्म के लिए जो फेमस है ओडिशा में। रत्नागिरी की जो बात है, गिरी वर्ड होता है हिल्स, रतन का मतलब होता है जूल, तो इसको हिल ऑफ जूल्स के नाम से भी हम यहाँ पे जानते हैं। भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर दूर है। अब जैसा आप पिक्चर में देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पर रत्नागिरी में आपको बहुत बड़ा, ठीक है ना, जो देखने को मिलेगा, जो आपका फेस है आपका बुद्ध जी का, ठीक है ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। एंड सबसे फेमस जो उड़ीसा का
फेमस आपको बुद्धिस्ट साइट है वो यहीं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसा बताया जाता है कि वज्रयान यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट हुआ 4th सेंचुरी और 12th सेंचुरी सीई के बीच में, जब यहाँ पर भौमकारा डायनेस्टी आपको यहाँ पे रूल किया करती थी। तो यहाँ पर इस तरह से बहुत सारी सीलिंग्स भी मिली है और वहाँ पर नाम मेंशन था श्री रत्नागिरी महाविहारा। विहार आप समझते होंगे, एक होते हैं चैत्य जो रिलीजियस प्लेसेस होती है, जो विहार होती है वो आपका रेस्टिंग प्लेस आपको देखने को मिलते हैं। तो क्लियरली ये बताता है कि यहाँ पर बुद्धिस्ट साइट ये बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट थी। ऐसा बताया जाता है कि अपनी पीक के टाइम के ऊपर यहाँ पर 500 मॉक्स लगभग हुआ करते थे, जो कि तंत्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म या वज्रयान बुद्धिज्म को यहाँ पे फॉलो किया करते थे। बाकी भारत में एकमात्र ऐसी बुद्धिस्ट साइट जिसका रूफ जो है, जिसकी छत जो है वो कर्वीलिनियर है, वो आपको रत्नागिरी मोनेस्ट्री की ही देखने को मिलेगी। इनफैक्ट ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं कि जो ह्यून सांग थे, जो कि हर्षा के टाइम के ऊपर आए थे, तो उन्होंने भी शायद इस पर्टिकुलर रत्नागिरी साइट को विजिट किया था। ऐसा कुछ स्टडीज के माध्यम से हमें पता लगता है। दूसरा हमारे सामने जो साइट है वो ललितगिरी साइट है। इसको नाल्टीगिरी साइट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये भी बुद्धिज्म के लिए अपने आप में इंपॉर्टेंट साइट बन जाती है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे बात करें ना तो बहुत सारे आपको स्कल्पचर्स आपको बुद्धा के देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोधिसत्वस के बारे में सुना होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं तारा की, मंजूश्री की, आई एम वेरी श्योर मंजूश्री के बारे में आप लोग जानते होंगे। इनको बोधिसत्व ऑफ विजडम के नाम से जानते हैं। तारा अगर हम बात करें, इट इज द फीमेल बोधिसत्व ऑफ कंपैशन। फिर वज्रपानी है, अवलोकितेश्वर, ठीक है, अवलोकितेश्वर जो आपका कंपैशन के बोधिसत्व आपको माने जाते हैं। उनके हाथ में जो आपका लोटस भी होता है, ठीक है। तो ये सारे आर्टिफैक्ट्स आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। उसी तरह से उदयगिरी की बात करें तो इसको सनराइज हिल, उदय मतलब सन का राइज होना, तो सनराइज हिल के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी अपने आप में इस पर्टिकुलर डायमंड ट्रायंगल में सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। तो 1st से 13th सेंचुरी सीई के बीच में यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से ग्रो करी है साइट। एंड ठीक है, यहाँ पर आपका माधवपुरा महाविहार, आपका सिमप्रस्ता महाविहार ये देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर भी ये डिफरेंट डिफरेंट स्कल्पचर्स, तारा, मंजूश्री, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय आपका जो है वो फ्यूचर बुद्धा को यहाँ पे बोला जाता है, राइट। तो ये सारे आपको इनके स्कल्पचर्स ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये सारी साइट्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाती हैं। और उड़ीसा का ना कनेक्शन बुद्धिज्म के साथ काफ़ी अच्छा खासा है। फॉर एग्जाम्पल जब भौमकारा डायनेस्टी थी यहाँ पे 8 से 10th सेंचुरी एडी के बीच में, तो बुद्धिज्म काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। इसके साथ साथ भगवान बुद्ध के जो आपके डिसाइपल्स थे, तपासु और भालिका, ऐसा माना जाता है कि वो भी उत्कला और एंशियंट उड़ीसा से ही बिलोंग करते थे। फिर जब कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद अशोका ने देखो बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया, वायलेंस उन्होंने छोड़ दी। एंड उन्होंने फिर बुद्धिज्म को काफ़ी बड़े स्तर के ऊपर लेकर गए, भारत के अंदर भी, श्रीलंका, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में भी प्रोपोगेट किया। और बाकी उड़ीसा का ट्रेड कनेक्शन भी काफ़ी था साउथ ईस्ट एशिया के साथ, जैसे पेपर, सिनेमन, सिल्क, इन सबको भी यहाँ पे आपके ट्रेड किया जाता था। तो कहीं ना कहीं उसके साथ साथ बुद्धिज्म भी आपको फैलता हुआ देखने को मिलता है। तो ये कुछ बातें थी उड़ीसा के बारे में एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट के बारे में जो हमें क्लियर होनी चाहिए। अब रही बात क्वेश्चंस की, तो पहला आपका क्वेश्चन है आज का रेनफॉल और वेदरिंग के रिगार्डिंग। इसको आप पढ़िएगा, बताइएगा इसमें सही आंसर क्या होगा। दूसरा आपके लिए क्वेश्चन रहेगा आज का पी वेव और एस वेव के रिगार्डिंग। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, एक था आपका कोरल रीफ्स के बारे में। देखो, जब यहाँ पे बात हो रही ना कोरल रीफ्स की, पहली बात ये कह रहा है कि ज्यादातर जो कोरल रीफ्स है वो ट्रॉपिकल वाटर में है। क्या ये बात सही है? देखो बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअली 30 डिग्री नॉर्थ से अगर हम बात करें 30 डिग्री साउथ की, बेसिकली जो ट्रॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो ट्रॉपिक्स में ही यहाँ पे कोरल रीफ्स मेजरली देखने जाते हैं। देखो देखे तो पूरी दुनिया में जाते हैं, पर प्रीडोमिनेंटली ये आपका जहाँ पे पानी थोड़ा गर्म होता है, शैलो वाटर होता है, वहां पर कोरल रीफ्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो टेम्परेचर हो, लाइट हो, सैलिनिटी हो हल्की सी, वो सारी चीजें आपकी आइडियल कंडीशन यहाँ पे मानी जाती हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चाहिए कोरल पॉलिप और एल्गी के बीच में, जूजेंथली के बीच में, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे मोस्टली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड कह रहा है कि 1/3 से भी ज्यादा जो वर्ल्ड कोरल रीफ है वो आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस में देखे जाते हैं। यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। इनफैक्ट अगर हम बात करें, ये कोरल ट्राइंगल का ही यहाँ पे पार्ट आप फिलीपींस वगैरह को मान सकते हो। एंड दैट इज वाई यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ कोरल रीफ्स हैं। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि यहाँ पर ज्यादा एनिमल फाइला देखने को मिलता है देन दैट होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या ये बात ठीक है? एक्चुअली यस, कोरल रीफ्स आर वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स इकोसिस्टम ऑन द अर्थ, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। एक होमवर्क मैंने आपको और दिया था इंडियन ओशन डाइपोल के रिगार्डिंग। दोस्तों यहाँ पर आप इंडियन ओशन डाइपोल यहाँ पे समझ सकते हो।
देखो एक होता है आपका, पहली बात तो आप ये समझो कि जब हम बात करें ना इंडियन ओशन डायपोल आईओडी की बात कर रहे हैं, इसमें पता क्या होता है, इसमें आपका सी सरफेस टेम्परेचर की बात होती है। जब सी सरफेस टेम्परेचर आपका वेस्टर्न इंडियन ओशन और ईस्टर्न इंडियन ओशन, इनके बीच में जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है, उसके फिनोमेना को यहाँ पे दर्शाता है। एक तो होता है आपका न्यूट्रल, एक होता है आपका पॉजिटिव फेस, एक होता है नेगेटिव फेस। जब हम बात करते हैं ना पॉजिटिव फेस की, तो आपका जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है वो वार्मर देन नॉर्मल होता है, और ईस्टर्न इंडियन ओशन जो होता है वो कोल्डर देन नॉर्मल होता है। जब ऐसा होता है ना, तो भारत वाले हिस्से के ऊपर आपको बारिश ज्यादा देखने को मिलती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें नेगेटिव फेस की, यहाँ पर आपका वेस्टर्न इंडियन ओशन जो होगा, अरेबियन सी वाला जो फेस है, वो आपका कूलर देन नॉर्मल होगा, और आपका जो बे ऑफ बंगाल वाला जो ईस्टर्न इंडियन ओशन है वो आपका वार्मर देन नॉर्मल होगा। इस वाले केस में भारत में उतनी बारिश नहीं होती, पर बाकी और एरिया जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया वगैरह वाला रीजन हो गया, वहां पर ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो अगर आपको ये थोड़ा बेसिक आइडिया भी था, हालांकि और डिटेल भी आपको पता होगी, आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, पर इसमें आप नोटिस कर पाओगे जो इंडियन ओशन डायपोल का फिनोमेना है ना, उसका पैसिफिक ओशन के साथ लिंक नहीं है। उसका पूरा लिंकेज किसके साथ है, इंडियन ओशन के साथ ही, वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड आपका ईस्टर्न इंडियन ओशन के साथ। तो जो पैसिफिक ओशन के साथ कोई लिंक नहीं है, दैट इज वाई स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडियन ओशन डाइपोल का फिनोमेना वो एल नीनो के इंपैक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकता है। देखो आप जानते होंगे कि जब एल नीनो होता है, ठीक है, एल नीनो वाले केस में क्या होता है कि भारत में थोड़ा सूखा पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। बट अगर हमारा मान लो उस टाइम के ऊपर पॉजिटिव आईओडी फिनोमेना चल रहा है, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है, ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे बारिश ज्यादा करवाएगा। तो इट इज पॉसिबल कि पॉजिटिव इंडियन डाइपोल हमारा मदद कर देगा इस पर्टिकुलर ड्रॉट से लड़ने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो सेकंड बी ओनली इज द टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। बाकी रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा एंड बताओ इनका आंसर। एंड जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, एक था वाइल्ड बैक्टीरियन कैमल के बारे में, तो इसको दरअसल में वल्नरेबल नहीं बल्कि वाइल्ड तो बहुत कम नंबर में है, इसलिए इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड का दर्जा यहाँ पे मिला हुआ है। तो फर्स्ट इज फॉल्स। लाकुंडी की बात करें तो यस, इनको चालुक्यास, यादव्स एंड होयसालास, इनके द्वारा यहाँ पे रूल किया गया, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। एंड जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी अपने आप में करेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।